इंडिया में 2020 में कोरोना आया था, जिससे तो हमने निपट लिया, लेकिन एक और खतरनाक वायरस एमपॉक्स, जो कि तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और ये वायरस कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक भी है। भारत के साथ साथ 116 देशों में इनके केसेस अब तक देखे जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलर्ट जारी कर दी है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। 14 अगस्त को WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने ये अनाउंस किया कि एक खतरनाक वायरस जो अब तक सिर्फ अफ्रीका के सिर्फ एक ही देश केन्या को इन्फेक्ट कर रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade to stop these outbreaks and save lives. 2022 में इसके कमजोर वेरिएंट ने दुनिया भर में फैलने की कोशिश करी थी। इसका हाल ही में नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल और वायलेंट है, और इतना कि 1 महीने के भीतर इसने सेंट्रल अफ्रीका के ईस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से फैलना शुरू करके अब ये अफ्रीका के इन 12 देश और यूरोप के स्वीडन, सऊदी अरबिया और यहाँ तक कि फिलीपींस जैसे ईस्ट एशियन देश तक ये फैल चुका है। अभी हाल ही में इस वायरस को लेकर पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहां से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं, वहां 3 मेजर हॉस्पिटल्स को लोगों को क्वारंटाइन करने को तैयार रहने की चेतावनी दे दी है, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंगे हॉस्पिटल्स है। और साथ ही उन्होंने बाकी के स्टेट के हॉस्पिटल्स को भी इस महामारी से लड़ने को तैयार रहने की भी अपील करी है। आज से ठीक 2 साल पहले 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस के लेस वेरिएंट आकर जा चुका है, जिसने दुनिया भर में 1 लाख लोगों को इफेक्ट किया था, जबकि इस बार का वेरिएशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या अब ये वायरस यहाँ से तेजी से वायरल हो जाएगा और ग्लोबल पैंडेमिक को क्रॉस कर जाएगा? क्या कोविड के जैसे ही फिर से इस बार 2 साल के लॉकडाउन में हम सब धकेले जाएंगे? और ये वायरस अचानक से अफ्रीका के एक देश से कैसे फैल गया? और क्या हमारे पास इसके वैक्सीन मौजूद है जो इस वायरस से लड़ने में हमारी मदद करेगा? या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी हम खुद को हेल्पलेस फील करेंगे जैसे हमने कोविड के वक्त किया था? वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हम खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं जब वीडियो देखने वाला हर एक व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है और हमारे चैनल का एक फैमिली मेंबर बनता है। शुरुआत से समझते हैं और वापिस आते हैं हम साल 1958 में, जब डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट अपनी पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मैकेक बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचा तो उन साइंटिस्टों ने देखा कि उनमें से एक बंदर किसी सीवियर वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है। जब उन्होंने उस बंदर के स्किन लेंजेस के कुछ सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें टेस्ट किया तो पता चला वो बंदर असल में एक नए अनोखे किस्म के पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था। और ये पॉक्स वायरस पहली बार बंदर यानी मंकी में देखा गया, इसलिए उसका नाम एमपॉक्स रखा गया, यानी मंकी पॉक्स वायरस। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि ये वायरस बंदरों से इंसानों में कैसे आया और आज 66 सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने इतना खतरनाक रूप ले लिया। एक 9 साल का गरीब ट्राइबल बच्चा जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहता था, वो इस वायरस का फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम था, जिसका पूरा कबीला एमपॉक्स जैसे वायरस से इफेक्टेड बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट में था। बेसिकली उस लड़के का और उन ट्राइब वालों का शरीर उस वायरस के लिए एक इंक्यूबेशन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जैसा बन गया, जिसमें वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के हिसाब से म्यूटेट होने लगे। और उन्हीं में से एक म्यूटेशन, एक वेरिएशन इतना परफेक्ट बना कि उसने उस बच्चे की जान ले ली। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद ये वायरस 2 मेजर ग्रुप्स या क्लेड में इन्वॉल्व हो गया। क्लेड 1 जो मोस्टली DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही कंसंट्रेटेड था, और क्लेड 2 जो वेस्ट अफ्रीकन देशों में फैलने लगा था। क्लेड 1 क्लेड 2 के मुकाबले ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है, इसलिए वो ट्रैवलिंग के दौरान बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पकड़ा जाता है और उससे पीड़ित लोग भी ज्यादा दूर तक माइग्रेट करने के काबिल नहीं रहते। जबकि क्लेड 2 काफी माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, इसलिए उससे इन्फेक्ट लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में निकल लेते हैं। और इस कारण क्लेड 2 से लगातार एक्सपोज होने की वजह से इतने सालों में अब हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ना सीख चुका है। मगर क्लेड 1 आज भी DRC को छोड़कर बाकी देशों के लिए एक डैम नोवेल वायरस है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने के लिए अभी तक कैपेबल नहीं बनी है। और इसी वजह से क्लेड 2 से इन्फेक्टेड लोगों में से 1% की मौत होती है, जबकि क्लेड 1 से इन्फेक्टेड लोगों के मरने की परसेंटेज है 10%। और प्रॉब्लम बस यही है
कि अभी 2024 में जो एमपॉक्स का जो वेरिएंट फैल रहा है वो यही क्लेड 1 का वेरिएंट है, जो डीआरसी से बाहर, कॉन्गो से बाहर निकलकर अब धीरे धीरे पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी काफी लोगों को इफेक्टेड कर रहा है। बट क्या इंडिया सेफ है? तो आज से सिर्फ 2 साल पहले यूएई से सिर्फ एक इन्फेक्टेड केरलाइट आदमी इंडिया लौटा था, और वो भी लेस सीरियस क्लेड 2 इन्फेक्टेड। लेकिन देखते ही देखते उससे पूरे 25 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसमें एक की मौत भी हुई। लेकिन सिर्फ इमेजिन करो कि ऐसे ही लापरवाही अगर क्लेड 1 से इन्फेक्टेड लोगों के साथ भी होती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। आज क्लेड 1 के केसेस तेजी से अफ्रीका में बढ़ रहे हैं, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्टैटिक्स के अनुसार एटलीस्ट 1 लाख अफ्रीकन मेडिकल एजुकेशन हो या फिर और किसी कारण से हो, हर साल इंडिया में आते हैं। और यही वजह है कि 2022 में जो एक डेथ हुआ था वो एक यंग लड़का था जो यूएई से लौटा था। वो खुद कभी अफ्रीका गया ही नहीं था, फिर भी वह एमपॉक्स का शिकार हुआ। पर कैसे? यूएई में वो एक ऐसे इंसान के क्लोज कांटेक्ट में आ गया जो अफ्रीका से लौटा था। यानी कि सिर्फ उन लोगों को स्क्रूटिनाइज करके नहीं है जो अफ्रीका से आ रहे हैं, वो लोग भी रिस्क में आ सकते हैं जो किसी भी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। अब अगर हमें इस क्लेड 1 को हमारे देश में घुसने से रोकना है तो सबको टेस्ट करना पड़ेगा, जो हर साल एटलीस्ट 990 लाख लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएई। और अगर यह वायरस एथनिसिटीज के लोगों को इफेक्टेड करता है तो जहां पर वो म्यूटेशंस करे, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे, तो इसके आगे चल के और भी ज्यादा डेंजरस वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं, जो पॉपुलेशन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, हम सिर्फ उस वायरस के लिए चलते फिरते लेबोरेटरीज नहीं बनेंगे। इंस्टीड वी विल बिकम अ बिग फैक्ट्रीज, जो पूरी दुनिया को जानलेवा क्लेड 1 एमपॉक्स वायरस सप्लाई कर सकता है। अब ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे इफेक्ट करेगा, शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमपॉक्स को अगर डार्क, कूल, लो इम्यूनिटी वाला एनवायरनमेंट मिले तो वो कपड़े, टेबल, कांच, फर्श जैसे ऑब्जेक्ट्स पर भी 15 दिनों से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। यानी ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान उस ट्रेन की सीट पर बैठा हो, और अगर उसका वायरस उसके खांसने, छींकने या उसके छूने के कारण वायरस उस जगह छूट गया। इंडियन ट्रेन की भीड़ के बारे में तो आपको पता ही होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि खतरा कितना बढ़ जाएगा। अब बात करें कि अगर उस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो आपके साथ आखिर में क्या होगा। कैसे पता लग सकता है कि एक पर्सन को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया है या नहीं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एमपॉक्स के 2 स्ट्रेन्स है, क्लेड 1 एंड क्लेड 2, और इसके सिम्टम्स बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन इसको समझा जा सकता है। क्लेड 1 के सिम्टम्स ज्यादा सीरियस और डेडली होता है, जबकि क्लेड 2 के थोड़े कम। दोनों ही केसेस में वायरस के कांटेक्ट में आने से लेकर फुल ब्लोन इन्फेक्शन बनने तक आपका शरीर मेजरली 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज नंबर 1 इंक्यूबेशन पीरियड, स्टेज नंबर 2 प्रोड्रोम और स्टेज नंबर 3 रैसिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में अडेप्ट होने और मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है। ये पीरियड जनरली 1 से 2 हफ्तों तक रहता है और इस दौरान बॉडी में कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। प्रोड्रोम स्टेज जब आता है तो वो काफी खतरनाक है। इस स्टेज में आपको एमपॉक्स के अर्ली सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि फीवर, थकान, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन, कफ। इनमें एक चीज जो एक्स्ट्रा दिखती है, जो अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन में नहीं दिखाई देती, वो है लिम्फाडेनोपैथी। अब ये होता क्या है? आपने देखा होगा, जब भी हमें माउथ अल्सर होता है तो हमारे लोअर चौक के नीचे एक गांठ जैसा बन जाता है, जो काफी दर्द भी देता है। वही होते हैं लिम्फ नोड्स, जो हमारे शरीर में पहले छोटे छोटे गांठ बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एमपॉक्स ने इन्फेक्ट कर रखा है और आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप पड़ोगे टुवर्ड द 3rd स्टेज, रेसिंग स्टेज। इस स्टेज में आपके शरीर में मौजूद वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो आपके शरीर के एपिथेलियम सेल्स, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, इनको इन्फेक्ट करने लगता है। और इसलिए इस स्टेज में आपके स्किन पे पहले फ्लैट ड्राई लिगन्स बनने लग जाते हैं, जिसे मैलिकूल्स कहते हैं, और फिर वो लिगन्स फूलने लग जाता है और फिर उनमें फ्लूइड भरने लग जाते हैं और वो कहलाए जाते हैं वेसिकल्स। और इस सब के बाद वहां पर आपको दर्द होना भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो लिगन्स कहलाए जाते हैं पस्टलेस। और ये जितने भी स्टेजेज है वो सिर्फ 1 से 2 हफ्तों में ही प्रोग्रेस होते हैं
और उसके बाद आप अपने पूरे मोहल्ले या जिसके भी कांटेक्ट में होते हैं उन्हें एमपॉक्स फैलाने के काबिल हो जाते हैं। अब अगर कोई पर्सन एमपॉक्स वायरस का शिकार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी भी पर्सन में एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उन्हें WHO के बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और आपके घर में या आपके सराउंडिंग में जो भी डेली ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें भी लोग बार बार छूते हैं उन्हें रेगुलरली सैनिटाइज करना चाहिए। और फिर जैसे ही किसी में आपको एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको उनके साथ क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। ये वायरस आपको जानवरों के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, इसलिए बाहरी जानवरों को टच ना करें, उनसे दूर रहें। या फिर अगर आपको खुद एमपॉक्स हो जाता है तो खुद को तुरंत आइसोलेट करें और तब तक सोशल कांटेक्ट ना करें जब तक बॉडी के सारे रैशेस लेजन्स ड्राई होकर वहां पर नई हेल्दी स्किन्स डेवलप्ड ना हो जाए। ऐसा करने से आपका वायरस दूसरों में नहीं फैलेगा। और रिकवरी के बाद भी इफ यू आर हैविंग सेक्स देन यूज कॉन्डोम्स एट लीस्ट 12 वीक्स आफ्टर यू हैव रिकवर्ड, ताकि आपका पार्टनर भी सेफ रहे। आपको अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। एमपॉक्स एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी है, इसलिए एमपॉक्स से डील करने के लिए अभी एक पावरफुल वैक्सीन अवेलेबल है कोल्ड MVA-BN। लेकिन कोविड के तरह ही 2022 एमपॉक्स आउटब्रेक के वक्त यूएसए ने दुनिया के टोटल 88% वैक्सीन शॉट को होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि वहां पर सिर्फ 32,000 केसेज ही रजिस्टर्ड हुए थे। अब इससे फायदा ही क्या, जो आप अपने देश के लिए वैक्सीन तो अरेंज कर दे रहे हैं लेकिन जब तक बीमारी का जो रूट है अफ्रीका वही फिक्स नहीं होगा, ऐसे में बीमारी तो जड़ से खत्म ही नहीं होगी। यहाँ पर मेन बीमारी की जड़ अफ्रीका ही है, जिसे कंटेन करना सभी कंट्रीज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फाइनली यूरोपियन कमीशन के हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स अथॉरिटी हेरा और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बावेरिया नॉर्डिक अफ्रीका को करीब 2.15 लाख वैक्सीन के डोजेस डोनेट करने वाली है, जो इनिशिएटिव यूएसए और WHO को पहले ही ले लेना चाहिए था। इवन इंडिया भी इसमें सपोर्ट कर सकता है। जिस तरह हमने कोविड के वक्त गरीब देशों को वैक्सीन प्रोवाइड किए थे उसी तरह हम यहाँ पर भी अपना योगदान दे सकते हैं। एज वेल एज हम सभी को भी मिलकर प्रिपेयर्ड रहना होगा एक प्रॉपर सिविक सेंस के साथ, ताकि हम इस वायरस के स्प्रेड को जितना हो सके लिमिट कर सके। सो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि दुनिया के हर एक कोने कोने तक अवेयरनेस फैल सके।